हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, या शीत युद्ध का क्या अर्थ है, या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो इन सब का उत्तर एक ही होगा। और इसमें देखिए, शीत युद्ध का अर्थ है कि जब वास्तविक या हकीकत में युद्ध नहीं होता है और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। जैसा कि सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही देश अपने आप को सबसे आगे करने में लगे थे, जिस कारण इन दोनों महाशक्तियों के बीच कटुता और प्रतिद्वंद्विता या वैमनस्य की भावना या मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसी को क्या है, शीत युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है। और अगला प्रश्न है सीटों का विस्तृत रूप क्या है। तो सीटों का विस्तृत रूप या पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगला प्रश्न है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के प्रमुख देशों का नाम लिखिए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। और 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। और इसमें मित्र राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, और धुरी राष्ट्र को में जर्मनी, इटली और जापान थे। तो इन्हीं दो पक्षों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थीं। तो महाशक्ति यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही देश छोटे छोटे देशों के साथ अपना सैनिक गठबंधन क्यों रखते थे, इसका क्या कारण था। तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण था वो इसलिए सैन्य गठबंधन रखते थे कि वह अपने हथियारों का सौदा उन देशों के साथ कर सकें। और दूसरा पॉइंट है छोटे देशों में सैनिक अड्डे अपने बना सकें, और छोटे देशों में जब उनके सैनिक अड्डे बन जाएंगे तो जो खर्चा उनको उठाना पड़ता वो उन देशों को उठाना पड़ेगा, इसलिए उनका आर्थिक जो बोझ है वो कम पड़ता था। तो इन्हीं कारणों से महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन रखती थीं। और अगला प्रश्न है नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या थी। तो गुटनिरपेक्षता के बाद जो है नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आरंभ होता है, और इसमें मुख्य उद्देश्य इसका यह मकसद ये था कि जो विकासशील देश हैं उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध हो विकसित देशों के माध्यम से, और जो विकसित देश हैं, देखिए विकासशील देश वो होते हैं जिन देशों में जनसंख्या तो बहुत होती है और प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, लेकिन उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, वो विकासशील देश होते हैं। और वो देश जिनकी जनसंख्या सामान्य होती है और आर्थिक जो है बढ़ोतरी होती है धन के क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो आगे होते हैं, वो विकसित देश होते हैं। तो यहाँ नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो देश जो विकासशील हैं उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, और विकसित देशों के जो साधन हैं वो विकासशील देशों में भेजे जाएं, और वस्तुओं का समझौता हो, संरक्षणवाद को समाप्त किया जाए, यानी कि जो पुरानी औपनिवेशिक प्रक्रिया थी उसको समाप्त किया जाए, यानी एक देश दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित ना करे बल्कि सहयोग करे, और जो पुरानी ये परिस्थिति थी परंपरावादी, उसके स्थान पर एक नई जो है आर्थिक व्यवस्था को लागू करना नव अंतर्राष्ट्रीयवाद की व्यवस्था में शामिल था। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है, या मार्शल योजना किसे कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को दोबारा या पुनर्गठित रूप में पुनर्गठित करने के लिए जो धन की सहायता की या आर्थिक सहायता जो की, उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है, या शक्ति संतुलन किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी जब आपातकाल की या मुसीबत की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए कि युद्ध ना हो, ऐसी स्थिति में शत्रु या दुश्मन से टक्कर लेने के लिए पहले ही दूसरे देशों के साथ सहयोग प्राप्त कर लेना या उन्हें अपने पक्ष में बना लेना शक्ति संतुलन कहलाता है। जैसा कि देखिए, शक्ति संतुलन ये भी देखता है कि एक ऐसा देश इतना भी ताकतवर ना हो जाए कि वो दूसरे कमजोर देशों पर या अल्प विकसित देशों पर अपना या विकासशील देशों पर अपना अधिकार जमा ले। तो अब इसमें यहाँ जो
शीत युद्ध के दौर में जो शक्ति संतुलन की बात आती है वो क्यूबा संकट से आती है, क्योंकि जो है अमेरिका के पास पड़ने वाला क्यूबा, जहां पर सोवियत संघ ने या सोवियत संघ का शासन था, तो सोवियत संघ ने ये महसूस किया कि कहीं क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण न कर दे, और इस भय से सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक जो है मिसाइलों को, परमाणु क्षेत्रों को या मिसाइलों को लगवा दिया। और जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, अमेरिका को पता चला, तो वो भी अपनी योजनाएं, तैयारियां बनाने लगा कि वो भी जो है सोवियत संघ से कम नहीं है। लेकिन मतलब ये स्थिति युद्ध की एक तरह से तैयार हो रही थी, लेकिन दोनों के साथ एक समझौता हुआ, और जिस कारण जो है एक तरह से देखा जाए तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और दोनों ही देशों के या पक्षों के बीच समझौता हो गया। तो उसके बाद देखिए प्रश्न है, शीत युद्ध के कोई 2 कारण बताइए। तो शीत युद्ध के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य यहाँ 2 कारण है। पहला जो है वो है परमाणु बम का आविष्कार। और इसमें देखिए कि जब यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से जो है परमाणु बम का तकनीक हासिल कर लिया, तो इस प्रक्रिया से सोवियत संघ नाराज हो गया, जिसके कारण शीत युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई या शुरू हो गई। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ अमेरिका साथ में थे, लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुप्त तरीके से परमाणु बम के आविष्कार की प्रक्रिया तकनीक हासिल कर ली, तो इससे सोवियत संघ क्षुब्ध हो गया, नाराज हो गया, और इस कारण शीत युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। और उसके बाद जो है जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन पर घेराबंदी कर ली, जिस कारण अमेरिका उससे क्षुब्ध हुआ या नाराज हुआ, और इसके बाद जो है शीत युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यहाँ पे आपने 2 कारण जान लिए शीत युद्ध के। तो ये हो गया पाठ 1 का नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट पाठ 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी प्रश्न के उत्तर होंगे, ताकि आप इजीली अपना नोट्स तैयार कर सके। थैंक यू।